तो बच्चों आज मैं आप लोगों को 4 टॉपिक करवाऊंगा। चारों जरूरी हैं आप लोगों के कंपटीशन के हिसाब से भी और स्कूल में भी उनमें से 1-2 पॉइंट तो जरूरी है। सीखियो, इंटरेस्टिंग से टॉपिक है, थोड़ा सा आप लेवल 2 के टॉपिक मान सकते हो उनको। सबसे पहले है इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। ये आपके पास एक कंडक्टर है, क्या ले लिया, कोई कंडक्टर, और इस पे कोई भी चार्ज है आपके पास, मान लो कितने के बराबर है, ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा। सिग्मा क्या है बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज कंडक्टर है जिसकी सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। अब आप लोगों को इसके सरफेस के नियर किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना है। क्या चेक करो? जस्ट नियर द सरफेस, कि यहां मान लो आपको चेक करना हो। तो बच्चों उसके लिए क्या करना होगा, जरा ध्यान से समझियो। क्या करो, एक छोटा सा सेक्शन ले लो। ये मैंने एक छोटा सा, प्यारे बच्चों, इस पे सेक्शन कंसीडर कर लिया, जिसका एरिया मान लेते हैं कि ds के बराबर है। इस छोटे से सेक्शन का एरिया कितने के बराबर है प्यारे बच्चों? ds के बराबर। तो पहला स्टेप क्या रहेगा, मैं यहां पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेता हूं। एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आया इस सरफेस एरिया की वजह से, ठीक है। अब इस पे आप लोग देखोगे तो 3 सरफेस है ना सिलेंड्रिकल, हमने कई बार किया था। ये मान लो ds1, ये मान लो क्या हो गया ds2, और ये क्या हो गया ds3। सबको पता है शायद इस बात का। और एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है? नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में। यहां मैं एरिया वेक्टर लेता तो इसकी डायरेक्शन ये आती, इसके ऊपर ये एरिया वेक्टर लेके चलते तो डायरेक्शन ये आती। देखो मैं ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अलग से दिखा देता हूं। ये एरिया वेक्टर, ये भी क्या है आपके पास पहले बच्चों? एरिया वेक्टर, और ये इसका एरिया वेक्टर। इसके 3 सरफेस है, 2 तो ये सर्कुलर सरफेस और एक ये कर्व्ड सरफेस। तीनों के एरिया वेक्टर की मैंने डायरेक्शन ड्रॉ कर ली। ये बात भी क्लियर। अब ये सारा पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आउटवर्ड। या कंडक्टर है, कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा नॉर्मल होता है। तो मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर ड्रॉ करना होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता? ये आ गया। इस सरफेस पे क्या होता है? नॉर्मल, और साथ में आउटसाइड पॉइंट आउटवर्ड। यहां पे भी लेके चलता तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता? नॉर्मल टू द सरफेस। इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक फील्ड आना ही नहीं था आपके पास। ये बात भी क्लियर होगी। क्या था, एक छोटा सा सेक्शन लेके चले, उस छोटे से सेक्शन पे हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। दूसरा स्टेप, गॉसियन सरफेस के हमने तीनों एरिया वेक्टर विद डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिए और उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बना दी। अब एक बात मान लो कि इस सरफेस का फ्लक्स है φ1, इस सरफेस का फ्लक्स है φ2, और इस सरफेस का फ्लक्स क्या है? φ3। गॉस थ्योरम क्या कहती है कि जो नेट फ्लक्स होता है, मतलब φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 कितने के बराबर होता है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q क्या होता है? वो चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट गॉसियन सरफेस। Q क्या है यहाँ पे? चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। बात क्लियर यहां तक की? देखते जाइए कितना आसान रहेगा। अब फ्लक्स निकालना है तो फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट लेके चलते हो। E डॉट ds1, ये क्या आता? E डॉट ds2, और ये क्या आता? E डॉट ds3 कितने के बराबर? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। Q दैट इज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। यहां तक की बात क्लियर। अब डॉट हटाओगे तो cos थीटा, यहां एंगल कितना है? एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में 0, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? E ds1, और साथ में क्या है? cos 0 1 होता है। यहां एंगल कितना है? 90, और cos 90 कितना? 0। ये इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के 0 होता है, तो कितने के बराबर हो गया ये? Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको एज इट इज रखो। E को तो निकालना ही था ds1। चार्ज कैसे आएगा? चार्ज निकाला जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे मल्टीप्लाई कर दो? एरिया से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एरिया क्या? ds1 बाय एप्सिलॉन नॉट। ds1 से ds1 क्या हो गया प्यारे बच्चों? कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट नियर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल के लिए भी इंपॉर्टेंट है और कंपटीशन के हिसाब से भी। विद डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होता
किस डायरेक्शन में आया है, नॉर्मली आउटवर्ड। तो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और साथ में लग जाता है एन कैप। एन कैप यूनिट नॉर्मल वेक्टर, यूनिट मतलब डायरेक्शन दर्शाएगा, नॉर्मल मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर। ये फर्स्ट टॉपिक था, याद रखोगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखोगे अब अपना सेकंड टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर समझिए जरा इस कंसेप्ट को बच्चों। ये हमने चार्ज्ड बॉडी लेके चले, क्या लेके चले, चार्ज बॉडी। और मान लो इस चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, या इसकी वही सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। इस पे क्या रहेगा, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर चेक करना है। क्या चेक करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। उसके लिए क्या करता हूं, फिर मैं वही एक छोटा सा सेक्शन मान लेता हूं कि एक छोटा सा सेक्शन, इसका कुछ भी नाम वही डीएसएस, सेक्शन का नाम ऐसा रख लिया और मान लो इसका एरिया डीएस है। मुझे इसके ऊपर क्या चेक करना है, प्रेशर चेक करना है इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से। ऐसे ही फिर किसी और सेक्शन पे देखोगे तो रिमेनिंग पोर्शन की वजह से वहां पे प्रेशर लगता हुआ नजर आएगा। वी हैव टू कैलकुलेट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। कंसेप्ट जैसे ही हम पूरी डेरिवेशन को करेंगे तो उसके साथ ही समझ आ जाएगा कि ये प्रेशर आया कैसे है। तो देखो जरा ध्यान दियो, मैं यहां पे दो पॉइंट ले लेता हूं। एक पॉइंट जस्ट आउटसाइड मान लेता हूं और एक पॉइंट जस्ट इनसाइड मान लेता हूं। समझने की कोशिश करियो प्यारे बच्चों। इस जस्ट आउटसाइड पॉइंट पे इस छोटे से पॉजिटिवली चार्ज सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस एस सेक्शन की वजह से क्या, ई एस, कैसे डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये जो रिमेनिंग पोर्शन रह गया इसकी वजह से भी इस पॉइंट पे मैं देखूंगा ये मेरा सरफेस है वो, और ये पॉइंट है, ये पूरा सरफेस है पॉजिटिवली चार्ज है, और ये सरफेस इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा तो कैसे डायरेक्शन में आना, आउटवर्ड में ही आना है। समझ गए होगे इस बात को। तो देखो जरा, तो मतलब इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से भी कैसी डायरेक्शन में है प्यारे बच्चों, आउटवर्ड डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर लगा देता हूं साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेनिंग पोर्शन का और इलेक्ट्रिक फील्ड इस छोटे से सेक्शन का। इनसाइड वाले पॉइंट के लिए देखते हैं हम। इनसाइड वाले पॉइंट के लिए रिमेनिंग पोर्शन का तो फिर वही आउटवर्ड रहना था, तो रिमेनिंग पोर्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या आना है, रिमेनिंग पोर्शन का आउटवर्ड। इस पोर्शन की वजह से ये पोर्शन है एंड दिस इज द पॉइंट, तो ये किस साइड फील्ड लगाएगा, इस साइड लगाएगा, पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ आ गई होगी इन दोनों पॉइंट के लिए। इस पॉइंट नियर द सरफेस है तो वैल्यू वही रहनी है, ई एस ई आर, ई एस ई आर। तो बाहर के पॉइंट के लिए अगर मैं बात करता तो अभी अभी एक डेरिवेशन बताई थी कि जस्ट नियर द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ई एस प्लस ई आर, आउटसाइड पॉइंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस होगा। और अभी अभी डेरिवेशन किया था कितने के बराबर था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। ये क्या है, इक्वेशन 1। अब इनसाइड वाले की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इनसाइड। इनसाइड में दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर आना चाहिए आपके पास, ई रिमेनिंग माइनस ई सरफेस। कितना होगा, 0। कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितने के बराबर होता है बच्चों, 0 के बराबर। तो ये होगी इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन 2। दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो क्या हो गया, ई एस से ई एस गया तो 2 ई रिमेनिंग कितने के बराबर है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई रिमेनिंग कितना आ गया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस रिमेनिंग पोर्शन की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है,
उस छोटे से सेक्शन पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कितना है प्यारे बच्चों, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं बात करूं फोर्स भी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये चार्ज पार्ट है, तो उसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, और फोर्स किसके बराबर आएगा फिर, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स किसके बराबर आएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तब उस पॉइंट को भी देखो, तो फोर्स ऑन गिवन सेक्शन, फोर्स ऑन ए गिवन सेक्शन एफ कितने के बराबर, चार्ज, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, चार्ज होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू इसका एरिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और मान लिया इसका एरिया डीएस है, इसका एरिया क्या है डीएस, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना था, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। प्यारे बच्चों समझ आई होगी शायद ये बात। ये आया फोर्स। आपको क्या चाहिए, प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। ये रहा फोर्स, और इसको एरिया से डिवाइड करूंगा तो एरिया डीएस ही है, तो डीएस से डीएस क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्या रहेगा, सिग्मा इंटू सिग्मा मतलब सिग्मा स्क्वायर, डिवाइडेड बाय क्या था आपके पास, 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। चार्ज सारे रेस्ट पे थे, फिर भी एक कोई भी छोटा सा सेक्शन देखते तो उस छोटे से सेक्शन पे जो रिमेनिंग पोर्शन था वो फोर्स एक्सर्ट करने लग रहा था। फोर्स पर यूनिट एरिया का नाम क्या रख दिया प्यारे बच्चों, प्रेशर, जो कितने के बराबर आया, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद करो मैंने इलेक्ट्रोस्टैट के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि ये कोई भी सोप बबल है, उसको आप चार्ज दोगे तो उसका साइज बढ़ेगा या घटेगा। मैंने वहां 2 क्वेश्चन पूछे थे कि पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा। दोनों केस में मैंने एक बात बताया था कि साइज इंक्रीज होगा। वो साइज इंक्रीज क्यों होता है, इस प्रेशर की वजह से। यहां एक छोटा सा सेक्शन, इसके ऊपर चार्ज है, रिमेनिंग वाला उसके ऊपर क्या लगाएगा, बाहर की साइड फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगेगा, एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा। अब एक और छोटी सी बात, कोई भी चार्ज बॉडी ऐसे नहीं होती है कि आप उसको चार्ज हो तो उसका साइज बढ़ता ही जाएगा एकदम, तो फिर वो ऐसे तो खत्म हो जानी थी बॉडी, भ्रष्ट हो जानी थी। बट ऐसे तो नहीं होता है, नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि दैट ट्राइज टू एक्सपेंड, वो एक्सपेंड करने की कोशिश करती है बट एक्सपेंड नहीं हो पाती है, शेप वही रहती है उसकी। इसका मतलब तो ये है ना, कोई बाहर से एक्सटर्नल एजेंट है जिसने उसके ऊपर वर्क किया है, उसको साइज को बढ़ने नहीं दिया है। वो वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है अपने नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंसेप्ट समझ आया है सारा का सारा ये। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर अगर हम चले तो प्यारे बच्चों, एनर्जी डेंसिटी नाम लेके चलते हैं उस टॉपिक का। क्या नाम रख लेते हैं, एनर्जी डेंसिटी। तो बच्चों आज का टॉपिक नंबर 3 एनर्जी डेंसिटी। देखो जरा, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। जो एनर्जी स्टोर होगी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। देखो अभी मैंने बताया ना आप लोगों को कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर था, चार्ज बॉडी है, तो ये मान लो एक चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। तो क्या होगा इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी पे, एक पोर्शन पे कुछ प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर की वजह से ये कोशिश क्या करेगी, एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी, बट एक्सपेंड तो नहीं होती है। ऐसे तो नहीं है कि चार्ज बॉडी फैलती ही जाती है, उनका साइज बढ़ता जाता है। तो फिर मैंने क्या बताया कि कोई एक्सटर्नल वर्क डन हुआ होगा जो उसके साइज को नहीं बढ़ने दे रहा है। अब वो वर्क डन है क्या, हमें तो नहीं नजर आता है ऐसा कोई एक्सटर्नल एजेंट। इसका मतलब वो वर्क डन कहां गया, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब चार्ज बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है, क्या स्टोर होती है, एनर्जी। एंड दैट एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। वो प्यारे बच्चों हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो वर्क डन की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम। प्रेशर लग रहा था, उस प्रेशर से जो चेंज इन वॉल्यूम अगर आना था तो मान लो वो डीवी आया, क्या है आपके पास है, डीवी। तो वर्क डन प्रेशर इनटू स्मॉल वॉल्यूम।
दैट वर्क डन इज एनर्जी स्टोर्ड, दैट वर्क डन क्या है, ये वर्क डन आपके पास, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। अब हमें क्या चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, हमें क्या चाहिए, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, उसको मान लो हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो एनर्जी स्टोर कितनी थी, पीडीवी, वॉल्यूम क्या है, डीवी, तो इससे गया, तो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम किसके बराबर होगी, प्रेशर के बराबर होगी, किसके बराबर आई, प्रेशर के बराबर। प्रेशर अभी अभी निकाल के आए थे, क्या था प्रेशर, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन। इसको थोड़ा सा मैं अरेंज करने की कोशिश करता हूं, 1/2 को तो यूं का यूं लिखो, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो और एप्सिलॉन नॉट से ही डिवाइड कर दो। एक एप्सिलॉन नॉट पहले से है, एक डिवाइड और करेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। और ये एनर्जी डेंसिटी आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और इनटू इसका स्क्वायर। याद करो आज का पहला ही टॉपिक बताया था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड था, तो इसका मतलब ये क्या आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। दिस इज एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, आपका तीसरा टॉपिक था। क्लियर है ना बात, पक्का समझ आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपने इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कैपेसिटेंस वाले पार्ट पे चलेंगे, वहां पे भी सेम प्रूफ मिलेगा थोड़ा अलग तरीके से। अब लास्ट टॉपिक देखोगे पहले बच्चों, वो है अपने पास वर्क डन इन चार्जिंग ए बॉडी। 3 केस देखेंगे, वर्क डन इन चार्जिंग ए बॉडी, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसको सेल्फ एनर्जी भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं उसको, सेल्फ एनर्जी। कैसे है उसको देखो, तो टॉपिक का नाम है बच्चों फोर्थ, वर्क डन इन चार्जिंग ए बॉडी। तो मान लो एक बॉडी आपके पास और आपने इसके ऊपर क्यों चार्ज दे दिया, कितना चार्ज दिया आपने इस पे, क्यों चार्ज दे दिया, मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। क्या निकालना हमें, वर्क डन निकालना है। भाई चार्ज कहीं से लेके आए होंगे और वो चार्ज इस बॉडी पे रखा होगा, तो पहले कुछ चार्ज मान लो अनचार्ज थी, तो शुरुआत में कोई चार्ज लेके आए तो मान लो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पहले यहां से कोई चार्ज था नहीं। मैं अब एक चार्ज थोड़ा सा लेके आने के बाद और चार्ज लेके आऊंगा, तो वो जो पहले से चार्ज मौजूद था वो उसको रिपेल करने की कोशिश करेगा, रिपेल करने की कोशिश करेगा, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, वर्क। दैट वर्क डन इज टू बी कैलकुलेटेड। उस वर्क डन को सेल्फ एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेल्फ एनर्जी। की बॉडी को चार्ज करते समय जो वर्क करना पड़ा वो बॉडी के अंदर स्टोर हो गया, स्टोर हो गया, तो मतलब बॉडी के पास एनर्जी है। तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट वर्क डन एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड सेल्फ एनर्जी। देखियो जरा, तो देखो मान लो यहां आपके पास पहले चार्ज स्मॉल अमाउंट में क्यू है, और अब अगर मेरे को कोई डी क्यू चार्ज लेके आना है, तो यहां मान लो यहां मैं वो चार्ज लेके आया, इन साइड में तो चार्ज कितना है, 0 के बराबर होता है, क्योंकि शुरुआत में इसके ऊपर क्यू चार्ज फैला हुआ है। तो मैंने एक बात आप लोगों को पहले बताई थी कि बाहर से कुछ पॉइंट पे देखना हो, सरफेस पे देखना हो या इनसाइड में कहीं पे भी देखना हो, एक स्फेरिकल बॉडी की वजह से उसका पोटेंशियल इनसाइड या सरफेस पे देखोगे तो सेम आता है। इतना ही सरफेस पे होता है और इतना ही क्या होता है इनसाइड में पोटेंशियल। मैं ऐसा क्यों बोलने लग रहा हूं, क्योंकि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका साइज मान लो, रेडियस मान लो r के बराबर है, तो पोटेंशियल क्या होना है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और साथ में क्या है dq, दैट इज स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन। चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये तो स्मॉल अमाउंट dq को लेके आए तब है, टोटल के लिए क्या कर दोगे इसको इंटीग्रेट, पहले चार्ज कितना 0, बाद में टोटल मान लो कितना स्टोर करना था Q, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r और साथ में है dq। इंटीग्रेट Q का इंटीग्रेशन Q के रिस्पेक्ट में पावर 1 बढ़ा दो, उसी से डिवाइड कर दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r को तो बाहर रखा, इसका इंटीग्रेशन आ गया Q स्क्वायर बाई 2। लिमिट क्या है 0 से लेके Q तक। लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये रखोगे तो प्यारे बच्चों Q स्क्वायर, ये 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी पाई भी है,
8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। या कुछ बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के मान लेते, तो अपने पास क्या होना था, के क्यू बाय क्या आता 2r, ये वर्क डन, सॉरी साथ में स्क्वायर है, दैट इज वर्क डन इन चार्जिंग द बॉडी। ये बॉडी, ये सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल होता अगर ये बॉडी क्या होती, स्फेरिकल सेल होती या फिर कंडक्टिंग सॉलिड सफियर होता। क्या होता, कंडक्टिंग सॉलिड सफियर होता, तो सेम फॉर्मूला एप्लीकेबल था, क्यू स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। एक अलग से टॉपिक अगर इसमें आ जाता बाय चांस, अभी जस्ट KIM कीप इन माइंड, अगर ये आपके पास नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सफियर होता तो वहां यहां पे भी चार्ज आता। अब तो चार्ज केवल और केवल कहां आने लग रहा था, सरफेस पे, तो हमने सरफेस के लिए ही इसको इंटीग्रेट किया। बट अगर ये नॉन कंडक्टिंग सफियर होता, वो चार्ज यहां पे भी फैलता, यहां पे फैलता, तो वर्क डन पहले निकालते वहां से, वहां मतलब इन्फिनिटी से सरफेस तक, सरफेस से इनसाइड। तो दो टाइप का वर्क डन होता, आउटसाइड तक लेके आने के लिए और फिर इनसाइड में लेके आने के लिए, तो थोड़ा सा अलग रिजल्ट आता। उसको सिर्फ ध्यान रख लियो, यहां 4 आ जाएगा, या यहां बात करें तो 16 आ जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। इंटीग्रेट करके देखना चाहो तो देख लियो, ना तो KIM कीप इन माइंड। क्या है फॉर्मूला उसका, क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को k लिखते तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाता, k क्यू स्क्वायर बाय 4r। ये आता आपके पास आंसर प्यारे बच्चों। तो ये आज के 4 टॉपिक थे, ऐसे ही 4 या 5 टॉपिक कल के लेक्चर में रखेंगे हम। क्लियर है, फिर पोटेंशियल तक के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। पढ़िए बच्चों इस टॉपिक को।